नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इवन जनरल नॉलेज के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में हो, आप इस टॉपिक के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड था, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन मतलब इसका बैकग्राउंड में हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो उसके बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो 1960s का जो डिकेड था भारत का, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस डिकेड था, बहुत खतरनाक डिकेड था। उसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। एक तो भारत के अंदर उस वक्त बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। हर साल बार बार भारत के अंदर मानसून फेलियर हो रहा था और देश के कुछ हिस्सों के अंदर तो हालात ड्रॉट की भी थी, सूखा पड़ा हुआ था। इसके अलावा भारत ने पॉलिटिकली दो ग्लोबल वॉर्स को भी फेस किया था। भारत ने एक वॉर 1962 के अंदर चाइना के खिलाफ भारत ने लड़ाई लड़ी। इसके अलावा जो दूसरा युद्ध था भारत का, जो दूसरा वॉर था, वो 1965 की वॉर पाकिस्तान के खिलाफ। और इन दोनों ही वॉर से भारत की इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हुई और भारत के अंदर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी आई। तो सारे रीजंस थे जिसकी वजह से भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैड से वर्स्ट होता गया, वो बद से बदतर होता गया। और बिहार जैसे राज्य की में हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी थी। बिहार जैसे राज्य के अंदर तो पूरी तरीके से भुखमरी की हालत आ चुकी थी। वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं था। तो सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके हम बैकग्राउंड समझ सकते हैं कि इसीलिए भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। और इसके जवाब में भारत सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि जल्दी से जल्दी देश के लोगों की जो फूड शॉर्टेज है, जो इमीडिएट नीड्स हैं लोगों की, उसको पूरा किया जाए। और उस डिमांड्स को पूरा करने के लिए भारत ने खास तौर पर अमेरिका से हेल्प लेनी शुरू की। भारत ने इसके जवाब में वीट को इंपोर्ट करना शुरू किया, गेहूं का आयात करना शुरू किया अमेरिका से। अमेरिका ने हमारी मदद तो की दोस्तों, लेकिन उस मदद के जवाब में अमेरिका ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी, मतलब बहुत सारी पाबंदियां भारत के ऊपर लगानी शुरू कर दी। और ख़ास तौर पर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस, मतलब आर्थिक पाबंदियाँ सबसे ज़्यादा। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था द डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी ऑफ इंडिया। भारत की जो करेंसी थी रुपीज़ की, उसकी वैल्यू को डिवैल्यूएट करना, उसकी वैल्यू को कम करना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कदम था अमेरिका ने जो कि भारत के खिलाफ लिया। तो इसके जवाब में भारत ने उससे हेल्प तो ली, लेकिन फिर भारत ने डिसाइड किया कि देश को इकोनॉमिक सेक्टर के साथ साथ अब भारत को जल्दी से जल्दी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। और यहीं से शुरुआत हुई दोस्तों भारत के आत्मनिर्भर बनाने की। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन था क्या। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक नॉर्मली एक सरकार की स्ट्रेटजी थी जिसके तहत किया क्या गया, द ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द न्यू मॉडर्न टेक्निक्स और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स। हुआ क्या दोस्तों, जो पुराना तौर तरीका था भारत के अंदर खेतीबाड़ी करने का, उस अप्रोच को बदल दिया गया। और जो पुराने तौर तरीका था खेतीबाड़ी करने का, उन सब को बदलकर न्यू मॉडर्न टेक्निक्स की शुरुआत की गई। मतलब खेतीबाड़ी करने की जो अप्रोच थी वो पुराने तरीके से हटा के नए साइंटिफिक तरीकों में बदल दी गई। एग्जाम्पल के तौर पर यूजिंग ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे भारत के अंदर साइंटिफिक चीज़ों की इस्तेमाल हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब इसके तहत एक स्ट्रेटजी और भी थी। पहले भारत सरकार का हमने देखा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो भारत सरकार जो गरीब किसान थे, जहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब थी, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब स्ट्रेटजी बदल चुकी थी। अब स्ट्रेटजी क्या थी, अब इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत भारत के अंदर जो क्षेत्र पहले से ही वेल ऑफ थे, पहले से ही मजबूत थे खेतीबाड़ी के अंदर, उनके ऊपर और ज़्यादा ध्यान दिया गया। क्योंकि सरकार का मानना था कि जो किसान ऑलरेडी वेल ऑफ हैं, अगर उनके ऊपर ध्यान दिया जाए तो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बहुत जल्दी बढ़ाया जा सकता है और बहुत ही कम टाइम लेकर। और उस वक्त भारत की ज़रूरत भी यही थी कि जल्दी से जल्दी कम टाइम के अंदर भारत के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि भारत की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं मेजर्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन कि क्या क्या कदम उठाए गए ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत। कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जैसे कि यूज़ ऑफ हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, जिसको हम HYV सीड्स बोलते हैं, जिसको हम हाइब्रिड सीड्स भी बोल सकते हैं, कि
भारत के अंदर खाद के लिए, भारत के उपजाऊपन बढ़ाने के लिए, ज़मीन के लिए HYB सीड्स का इस्तेमाल किया गया। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के अंदर जो सिंचाई की प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज किया गया। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, मतलब कीटनाशक के तौर पर दवाइयाँ इस्तेमाल करनी शुरू हुई। लैंड रिफॉर्म्स, मतलब भारत के अंदर ज़मीनी सुधार भी बहुत सारे किए गए। इम्प्रूव द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेतीबाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको सुधार किया गया। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट्स, किसानों को लोन का मुहैया कराया गया जिससे कि जो किसान हैं उनकी आय बढ़ सके या उनको कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। यूज़ ऑफ केमिकल्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, यूज़ ऑफ स्प्रिंकल्स और ड्रिप इरिगेशन, मतलब बहुत सारे नए नए तौर तरीके इस्तेमाल किए गए कि किस तरीके से भारत के अंदर सिंचाई की प्रॉब्लम, क्योंकि मेन प्रॉब्लम भारत के अंदर उस वक्त मॉनसून फेलियर की थी, तो सिंचाई की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम कैसे दूर की जाए, इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसके तहत ग्रीन रिवॉल्यूशन को एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। दोस्तों अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या निकल के, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या निकल के। सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट तो यही था कि इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, भारत के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एकदम से बूस्ट किया, एकदम से बढ़ा, और ख़ास तौर पर वीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन था भारत के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो जो भारत अब तक अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा था, अब वही भारत सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर अपने आप को एग्रीकल्चर तौर पर इतना सेल्फ सफिशिएंट बना चुका था कि अब वो ना सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, इसके साथ साथ दुनिया के बाहर के देशों को वीट और राइस को इंपोर्ट भी कर रहा था। तो ये सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि कैसे देश के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। दूसरी बात करें तो दूसरा है रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बहुत सारे इकट्ठे हुए। क्यों हुए? क्योंकि जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जैसे ही भारत के अंदर खेतीबाड़ी करने की अप्रोच चेंज हुई, उस अप्रोच के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनकी पूरी एक मार्केट बनी। मार्केट के साथ साथ इनका ट्रांसपोर्टेशन भी इंप्रूव हुआ। तो एक ही चीज़ से इकोनॉमी के बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो जैसे ही बदलाव आया तो भारत के अंदर बहुत सारे लोग, खास तौर पर रूरल एरिया के अंदर जो बहुत सारे लोग थे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ। दोस्तों इसके अलावा बात करें अगले पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो वो है प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मर्स। किसानों की हालत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, क्योंकि जो किसान पहले भारत के मोस्टली गरीब कहलाते थे, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद उनकी हालत एकदम से चेंज हुई। और ख़ास तौर पर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, और स्पेसिफिकली बात करें तो हम लोग यूपी के अंदर, पंजाब और हरियाणा के अंदर जो किसान थे जिनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला, उनकी जो आर्थिक हालात थी वो एकदम से बदल गई। तो इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होने के साथ साथ उन किसानों की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो पूरी तरीके से समृद्ध हो गए। दोस्तों और चौथी पॉजिटिव इम्पैक्ट था उसका टू डील विद द इरिगेशन प्रॉब्लम्स, कि भारत के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो सिंचाई की प्रॉब्लम थी, वो पानी की प्रॉब्लम थी। और मोस्टली भारत के अंदर जितने भी किसान होते थे वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। अगर बारिश ज़्यादा हो जाती थी तो भी किसानों को नुकसान होता था, बारिश कम होती थी तब भी किसानों को नुकसान हुआ करता था। तो इस प्रॉब्लम को बखूबी सॉल्व किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। और इरिगेशन प्रॉब्लम को डील करने के लिए बहुत सारे अलग अलग न्यू मॉडर्न टेक्निक्स और साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से एक टेक्निक थी ड्रिप इरिगेशन। इस ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके देश के अंदर बहुत ही कम पानी का यूज़ करके भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को और प्रोडक्शंस को इम्प्रूव किया जा सकता था। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। तो उन्हीं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इस बात में कोई शक नहीं था कि भारत के अंदर वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन इसके अलावा जो बाकी क्रॉप्स थी देवर लैग्ड बिहाइंड, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट गई। तो सभी लोगों ने वीट और राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन बाकी जो क्रॉप्स थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी देश के लिहाज से और इकोनॉमी के लिहाज से, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान किसी का नहीं गया और वो सारी क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गई। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था उसका फ़ायदा भारत के सभी राज्यों को नहीं मिल पाया। दोस्तों जैसे बिहार जैसे राज्य जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के फ़ायदे की, तो वहाँ पर जो हालात थी पहले भी ख़राब थी और ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद भी कुछ खास ज़्यादा सुधार बिहार जैसे राज्यों के अंदर नहीं हुआ। तो ये भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था
कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो बेनिफिट्स थे इट डिड नॉट कवर द एंटायर कंट्री। तीसरे पॉइंट की बात करें तो जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, अगर ये लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किए जाएं तो इनका इन्वायरमेंट के ऊपर भी कुछ हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर निकल के आता है, तो ये पर्यावरण को भी ख़राब करते हैं। और चौथे नेगेटिव इम्पैक्ट की बात की जाए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को काफ़ी लंबे समय तक सॉइल के ऊपर, ज़मीन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो कुछ सालों के लिए तो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उसकी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, लंबे टाइम तक आप उसको इस्तेमाल करते रहें, तो ये उस सॉइल की इनफर्टिलिटी को बढ़ा देगा। मतलब सॉइल की जो उपजाऊपन होगा उसको हमेशा के लिए, जो नेचुरल फर्टिलिटी होगी उसको ख़त्म कर देगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन था। इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। उसके अलावा MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ये बातें भी आपको ज़रूर याद रखनी होंगी। तो ये सारा टॉपिक था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।